हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 100 महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न एनटीपीसी के लिए, और उसका पार्ट 3 है ये। ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट 2 ऑलरेडी ला चुका हूँ जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो को, जाके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। इसके अलावा मैं आपके जीएस और रीजनिंग के भी महत्वपूर्ण जो 500 क्वेश्चन है उसके भी मैं वीडियोस ला चुका हूँ, तो जाके चेकआउट करो उन सभी को। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब इसका पार्ट 4 लेकर मैं आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा यार मैं आपको बता दूं कि इस वाले वीडियोस में आपके लिए बेसिक और एडवांस दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप लोगों ने वो सोच रखा है कि आपको एडवांस मैथ के क्वेश्चन नहीं करने, तो एक बात ध्यान रखो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे। तो अगर 30 में से आपके मान लो 4-5 एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन आ गए ना, तो आप लोगों का कबाड़ा हो जाएगा अगर आप लोगों ने एडवांस मैथ्स को बिल्कुल नहीं किया है। पर टेंशन मत लो, आज के वीडियो में मैं आपको अच्छे खासे एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको काफ़ी ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुरेश 600 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए घर जाता है। यदि वह 120 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष दूरी कार से तय करता तो कुल 8 घंटे का समय लगता। यदि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष दूरी कार से तय करता तो उसे पहले से 20 मिनट अधिक समय लगता। तो कार की चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सुरेश का बता रखा है, तो हमारा सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि यदि वह 120 किलोमीटर, तो हम लोग एक काम करते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो 120 किलोमीटर आपका ट्रेन से तय कर रहा है, प्लस बची कितनी 600 माइनस 120 कर लेते हैं, तो 480 आपका कर रहा है कार से। तब उसको टाइम लग रहा है 8 घंटे। ठीक है, इसके बाद में सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि वो यदि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से तय कर रहा है और 400 किलोमीटर कार से तय कर रहा है, तो उसको लग रहे हैं 8 से ही 1/3, 8 घंटे 20 मिनट। दैट मीन्स अगर हम 20 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे तो 8 से 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से ही 1/3। ठीक है, तो ये लग रहा है इसको। तो अब क्या करते हैं हम लोगों को कोई भी एक की वैल्यू निकालनी, तो एक काम करते हैं, किसी भी एक दूरी को बराबर कर लेते हैं, एक डिस्टेंस को। तो एक काम करते हैं, हम लोग को ट्रेन की डिस्टेंस को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 200 है, तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को, तो 120 और 200 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 600 होता है। तो हम इन दोनों को 600 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऊपर हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ठीक है, और साथ में नीचे हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो करते हैं चलो। तो ऊपर जैसे हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ऊपर का हमारा आ जाएगा 600 ट्रेन प्लस 480 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2400 हो जाएगा। ठीक है, 4 पंजी 20 और 8 पंजी 40, तो ये 2400 कार, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी ऊपर वाली हो गई। अब उसके बाद में नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर जैसे 200 इंटू 600 ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन तो बराबर ही होना है क्योंकि हमने उसको इक्वली किया है, प्लस 400 इंटू 3 कर देंगे तो 1200 डिवाइड कार हो जाएगा, मतलब कार से इतनी डिस्टेंस तय करिए। इसके बाद में 8 से 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 16 8 24, और एक 25/3, तो 25/3 और इंटू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यानी कि 25 बचा। ठीक है, अब आपके यहाँ पर हम माइनस कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को। मान लो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर देते हैं, तो क्या होता है हमारा साइन चेंज होगा, तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो चलो कर लेते हैं। तो 600 से तो 600 आपका ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये तो कट गया क्योंकि 600 माइनस प्लस माइनस कट जाएंगे। अब यहाँ पर 2400 में से 1200 कटेंगे, दैट मीन्स आपके 1200 बचेंगे, तो 1200 कार के अभी और बच रहे हैं। इसके बाद में आपका जो है 40 में से आपका 25 जाएगा, तो आपका बचा 15। ठीक है, तो अब आपका 15 बचा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपके बचेगा 1200 और इधर आपका चला जाएगा 15C। ठीक है, तो जैसे आपका 15C जाएगा, यानी कि कार की 15 टाइम 1200 है, दैट मीन्स 15 से इसको काट लेंगे तो 15 8 120 और 80, दैट मीन्स आपकी कार की स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, 80 किलोमीटर। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगर ट्रेन की पूछी होती तो यहाँ पर आपकी कार की कितनी निकल के आएगी, 80, तो आप 80 से कितने जो आपका 480 कितने मिनट में तय कर लोगे, 480 किलोमीटर, तो 8 6 48, 8 6 48 में कर लेते हैं। और टोटल कितने घंटे में तय कर रहा है वो, 8 घंटे में, तो 6 घंटे में अगर 48 कर रहा है तो 2 घंटे में कितनी करनी पड़ेगी, 120। तो 2 घंटे में अगर 120 करनी है तो किस स्पीड से करेगा, तो 120 डिवाइड 2 कर लो, तो 120 डिवाइड 2 करेंगे तो 60 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन की स्पीड आपकी 60 आ जाएगी और कार की आपकी 80 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद में 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 7 है तो मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलो यार करते हैं। तो यहाँ पर देखा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है मान लो, और संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर कितना है, 27 है। तो यानी कि ये कहना चाह रहा है 2 अंकों की संख्या थी मान लो आपकी, मान लो 10x प्लस वाई,
ये आपकी संख्या होती है, ऐसी होती है ना। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई, ये दो अंकों की संख्या। अब इसको अंकों की संख्या को पलटने से दैट मीन्स 10y माइनस एक्स, सॉरी 10y प्लस एक्स। तो ये आपका कितना है योग, इसका अंतर, सॉरी तो अंतर 27 है, ठीक है। तो ये 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पर ये आपका 27 अंतर आ गया। तो जब हम इसको खोल लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x, ठीक है। और ये आपका 27 रहेगा। अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, सॉल्व कितना होता है आपका 10x प्लस वाई, तो 10 में से माइनस का x जाएगा तो यहाँ पर आपका 9x बचेगा, और यहाँ पर प्लस के y में से माइनस का 10y जाएगा, दैट मीन्स आपका 9y बचेगा। तो यहाँ पर आपका बचा 27, ठीक है। तो 9 को कॉमन ले लो, तो आपका बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो अगर आपका 27 बचा तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27/9, दैट मीन्स 3, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 3, तो नीचे लिख लेते हैं चलो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ऊपर देखो आपको x प्लस वाई, दो अंकों का योग, यदि अंकों का योग, दैट मीन्स आपको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंकों का योग आपको 7 दे रखा है। तो अंकों का योग अपन को 7 दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वो किसी भी एक की वैल्यू, कुछ भी निकाल लो, आपको दोनों निकाल सकते हो। मूल संख्या क्या होगी, ठीक है। तो मूल संख्या निकाल लेते हैं चलो। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना इक्वेशन को। तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आपकी 5, ठीक है। तो इसी हिसाब से 2y इज इक्वल टू आपका 4, तो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा था, मूल संख्या। तो मूल संख्या आपको मालूम है क्या थी, मूल संख्या थी आपकी 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10x दैट मीन्स 10 इंटू 5, और प्लस आपका y क्या था 2, दैट मीन्स 52, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 52। और 52 देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज ABC में ए का अर्धक AD है, यदि BD इज इक्वल टू 2.5 सेमी है, AC इज इक्वल टू 4.2 सेमी है, तो AB इज इक्वल टू 6 सेमी है, तो DC का मान ज्ञात करो। तो चलो इसको डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो ये आपका डायग्राम है मान लो, ठीक है। तो डायग्राम ही है आपका। अब ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। तो A B और C, ये ABC आ गया। अब ये कह रहा है A का अर्धक, दैट मीन्स कौन A का अर्धक, ये A का अर्धक है, और ये D पे काट रहा है, ठीक है। तो अब ये आपसे कह रहा है कि जो आपका यदि BD दैट मीन्स ये 2.5 सेमी है, ठीक है, और AC आपका कितना बता रहा है 4.2 सेमी, 4.2 सेमी ऑफ ए, और ए भी आपका 6 सेमी, दैट मीन्स ये 6 सेमी। तो DC बताओ, दैट मीन्स ये पूछ रहा है आपसे। तो अब इसका मैं आपको बता देता हूँ, एक फार्मूला होता है, मतलब फार्मूला नहीं, एक थ्योरम होती है कि जो आपका अर्ध, मतलब ये जो कोण होता है, कोण अर्धक जो होता है ना, तो ये कोण अर्धक जो होता है सामने वाली भुजाओं को उस रेशियो में काटता है जिस रेशियो में आपकी ये, फॉर एग्जाम्पल ये जो AB है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपका जो ये AB है, तो जिस रेशियो में आपका AB होगा ना, उसी रेशियो में आपका BD होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका जिस रेशियो में आपका ये AC होगा, AC, इसी रेशियो में आपका ये DC होगा। तो इनके रेशियोज होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल AC, मैं बताऊँ, अगर AC अपॉन AB ये करूँ मैं मान लो, तो ये आपका किस रेशियो में कटेगा, तो ये आपका कटेगा DC अपॉन BD, ठीक है। इस रेशियो में कटता है कुल मिलाकर, मतलब जो रेशियो इसका होगा AB का रेशियो, AC अपॉन AB का जो रेशियो होगा वही इसका DC अपॉन BD का रेशियो होगा। तो यहाँ पर हमको चल कर निकाल लेते हैं। तो हमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो AC की वैल्यू कितनी पुट करेगी हमको, AC की वैल्यू दे रही है हमको 4.2, तो 4.2 लिख लो। AB की वैल्यू कितनी देगी 6, सामने रख लो उनकी वैल्यूज़। तो यहाँ पर DC की वैल्यू कितनी दे रखी है X, BD की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी वैल्यू को ऊपर नीचे रखो, लेकिन इसी रेशियो में रखना, ठीक है, इसी ऑर्डर में रखना, वरना गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो चलो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, वैसे थोड़ा लंबा सा सॉल्व हो रहा है, बट कर लेते हैं, कोई ना। तो यहाँ सबसे पहले तो 6 को काट लो, तो यहाँ पर 2 तिया 6, और ये आपका 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये कट जाएगा आपका 3 से, तो 3 से 0.7, और ये आपका एक बार, ठीक है। तो 0.7 इंटू 10, उसके बाद में ये हटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये आपका 5 से नीचे कर लेता हूँ चलो, तो 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 2 बार कट गया, 7 ऐसा कैसा रहेगा, और 5 से ये आपका कट जाएगा 0.5 टाइम, ठीक है। तो 0.5 टाइम और अपॉन x तो ऐसा कैसे रहेगा,
तो यहाँ अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3.5/2 और इजिकल टू एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई 3.5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर बचा आपका कितना 15, तो 2 7 14, तो 1.75 आपका अराउंड आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, दैट मीन्स आपका आंसर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1.75 आपका अराउंड आंसर आ रहा है। तो आपको इसी ऑर्डर में करना है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो तो आपका जो ये कोण अर्धक होता है ना, ये इसको इसी ऑर्डर में काटता है जिस ऑर्डर में आपकी भुजाएं होती है। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी कर लो। ठीक है, और जो ए सी अपॉन है वो डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन डी सी, तो इसी ऑर्डर में आपको हमेशा सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको दे रखा है 4th क्वेश्चन, ए बी सी डी एक आयत है और ए बी पी एक समकोण त्रिभुज है और कोण पी ए बी आपको 60 दे रखा है और पी डी सी का मान निकाली, तो आपको कुछ दे रखा होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग आयत बना लेते हैं एक, तो एक आयत बना लेते हैं। तो ये आपका आयत हो गया। ठीक है, ये आपका एक आयत है। अब आपको यहाँ पर 4 साइड दे रखी हैं, तो ए बी सी और डी मान लो। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है कि पी ए बी, कोई पी ए बी होगा तो हम अभी नहीं जानते, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे बीच में एक वैल्यू खींच लेते हैं। अब यहाँ पर पी ए बी कह रहा है तो हम यहाँ पर एक पी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, एक पी मान लेते हैं। तो पी ए बी, ये आपका पी ए बी हो गया। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है ये 60 डिग्री है, दैट मीन्स ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कह रहा है पी ए बी ये 60 है, ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आपका 90 है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, 60 हो गया, 30 हो जाएगा। अब आपसे पूछ कर रहा है पी डी सी का मान निकालिए। पी डी सी दैट मीन्स ये वाला आपका ये वाला मान। ठीक है, तो ये वाला मान निकाल लेते हैं। तो अब एक चीज़ आप बताओ, पी डी सी का मान कितना होगा। पी डी सी का मान वही तो होगा जो आपका बी डी सी का मान होगा, क्योंकि लगभग आ तो ये समान ही रहा है ना, ये एंगल तो समान ही होगा क्योंकि एक ही लाइन से जा रहा है। तो एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर आपको एक जेड वाली आकृति दिखेगी। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये आपका एक जेड वाली है और ये कौन सा कोण आ जाता है आपका एकांतर कोण। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आपकी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एंगल आपका ये होता है वही एंगल आपका ये होता है। ठीक है, सेम होता है। इसी तरीके से जो एंगल आपका ये होता है उसी वो वाला एंगल आपका ये होता है। ठीक, मतलब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका एक जेड वाली आकृति आ रही है, दैट मीन्स आपका जो आंसर ये होगा, जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। तो ये अगर आपका 30 डिग्री है तो एंगल बी इजिकल टू एंगल डी हो जाएगा। तो एंगल बी आपका कितना 30 डिग्री दे रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन 30, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पी डी सी का मान भी आपका 30 डिग्री होगा। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं, हमको इसी को लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस का आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इक्वल टू 3 देर का। ठीक है, तो और कॉस थीटा का मान पूछ रहे हैं। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को उल्टा करते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको उल्टा करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इधर की साइड हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब देखो हमने इसको उल्टा कर दिया, तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग ले सकते हैं। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं, पहले तो नहीं लिख सकते थे, अब लिख सकते हैं। और इक्वल टू 1/3 तो है ही सही, तो 1/3 ऐसा कैसे लिख दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा आपका, तो टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका ऊपर क्या बच जाएगा, तो साइन, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, सॉरी रुको। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। चलो, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ तो 1 हो ही गया और ये 1/3 है ही सही। ठीक है, तो अब ये आपका क्या बचा, तो यहाँ पर आपका साइन से साइन तो कट जाएगा, दैट मीन्स आपका बचा क्या 1/cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर -1 बचा था तो ये इधर चला जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो +1। ठीक है, अब यहाँ पर आप जाओ तो 1 का कॉस स्क्वायर थीटा आपका कितना देगा, तो उसका सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 1 4/3, दैट मीन्स 4/3 हो गया आपका 1/cos स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा अगर आपका 4/3 है तो cos स्क्वायर थीटा को उल्टा कर दो। तो जैसे हम cos स्क्वायर थीटा को उल्टा करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/4।
तो जैसे हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर भी अंडर रूट आएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा √3/2। तो √3/2 आपका ऑप्शन चेक कर लेते हैं चल के। तो √3/2 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बहुत इजीली कर लेंगे। तो आपको ये चेक करना है सिर्फ, देखो यहाँ पर आपको पता है ये जो सिंगल वैल्यू ऊपर है, तो सिंगल वैल्यू जब भी आपको नीचे दी जाती है तो आप लोग उसको इंडिविजुअली कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मान लो 1/2 दे रखा है आपको और 1/3 दे रखा है आपको, ठीक है। तो 1/2 1/3 जब भी आपको देते हैं तो आप चाहो तो इसको सिंपली अलग अलग भी खोल सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो इसको पूरा करके तो 3 एकम 3 -2 एकम 2 अपॉन में 2 3 6 इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना आपका। तो अगर आप लोग चाहो तो या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप लोग इसको लिख सकते हो 3/6 -2/6। तो जैसे आप ऐसे करोगे तो 1/2 आ गया और ये 1/3 आ गया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है a + b + c = 0 है, तो a² + b² + c² का होल स्क्वायर अपॉन में a² + a² b² + b² c² + c² a² का मान निकालना है। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में यार आपको अपना दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के ये देखना है कि किस हिसाब से आपको सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपको a b c की वैल्यू पुट करनी। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको 3 वैल्यूज दे रखी तो आप एक की वैल्यू को 0 मान सकते हो, ठीक है। कभी भी मान सकते हो आप लोग, बस आपको बस अपनी सिचुएशन जो होती है, आपकी जो होती है कंडीशन, उसको फॉलो करना होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या वैल्यू रखें, तो a को हम मान लेते हैं, काम करो 0, a को हम लोग मान लेते हैं 0, तो a जो हो गया आपका 0, b को हम मान लेते हैं 1 और c को हम मान लेते हैं -1, ठीक है। तो अगर हम ये मानते हैं तो 0 तो 0 का 0 रहेगा और +1 और -1 आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी सिचुएशन कंडीशन जो है वो फॉलो कर रही है। तो अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो a का स्क्वायर है आपका दे रखा, तो a का स्क्वायर तो 0 ही है तो 0 रख दो, प्लस b का स्क्वायर 1 है तो 1 ही रख दो, प्लस c का स्क्वायर -1 है तो -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा तो 1 रख दो, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दो। उसके बाद में नीचे a² b², तो ये 0, a का स्क्वायर आपका 0 है तो b का स्क्वायर उसके साथ 0 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 1 है, c का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा -1 का स्क्वायर करके, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस c का स्क्वायर और a का स्क्वायर 0 है तो c का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आपके पास क्या आया, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 और नीचे आपके पास क्या आया 1, तो यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 4। अब 4 किस में, तो ऑप्शन डी में। अब यहाँ पर आप लोग चाहो ना तो बी और सी की वैल्यू कितनी ले सकते हो, दो और -2 भी ले सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। चलो आप लोग चाहो तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए का स्क्वायर आपका 0 आ गया, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 4 आ जाएगा, सी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कर लेते हैं तो भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर करना है, रख लो इसको यहाँ पर। इसके बाद में नीचे ये तो 0 आ ही जाएगा, प्लस, ठीक है, बी और सी का स्क्वायर कितना है 4 और 4, तो यहाँ पर बी, हाँ सॉरी 2 का स्क्वायर 4 चौके 16, ठीक है। तो 16 और प्लस ये वापस 0, ठीक है। अभी देखना, तो 4 चौके 16 और 16 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 256, तो 4 और 4 8 और 8 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 64, सॉरी, तो यहाँ पर 64 आ गया और 64 नीचे कितना आ गया 16, तो आंसर कितना आ गया 4, ठीक है। तो आंसर आपका हमेशा सेम ही आता है, बस आपको थोड़ी वैल्यूज़ वगैरह पुट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अगला करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 हो जाए, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीधे आपको मूलधन मानना है 100 रुपये मान लो यार, ठीक है। तो प्रिंसिपल आप लोग मान लो 100 रुपये। अब ठीक है, मैंने आपको रेशियो मेथड बता रखा है, रेशियो मेथड से करते हैं। 2 वर्ष दे रखा है दैट मीन्स 2:1 आएगा। अब 2:1 आ गया दैट मीन्स आप क्या करो, उसको सॉल्व करो। तो 4% की दर है तो 100 का 4% कितना होता है 4 ही होता है, ठीक है। इसके बाद में 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद में 4 का 4% कितना होता है, तो आपको पता है कि 4 का 4% आप निकालोगे तो 0.16 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.16 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका आ गया 4 दूनी 8 प्लस 0.16 को 1 से करेंगे तो 0.16 ही रहेगा। तो यहाँ पर तो आपका ये आ जाएगा 8.16, ठीक है। तो 8.16 आपका क्या निकल के आया ब्याज, लेकिन आपकी यहाँ पर क्या दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में इसको जोड़ देंगे ब्याज को, टोटल ब्याज को, तो 108.16 ये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो गया हमारे हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 270.40। तो इसको कैसे करते हैं, चलो तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। तो इक्वल पुट करते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं 270.40 और ये किसके इक्वल है हमारे 108.16 के बराबर। तो 108.16 तो यहाँ पर सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो दोनों का, ठीक है। अब क्या करो, हम इसको क्या करते हैं 4 से काट के देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 2 इधर गया, 4 7 28 और 0 और 4 चौके 16, ठीक है।
और यहाँ पर भी देखो 27,040 आ रहा है, यहाँ पर 27,004 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, हमको लगभग थोड़ा कटा कटाया दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं 4 से चूंकि इसको काटा है तो 4 इसके भी नीचे लिख देते हैं डिवाइड में, ठीक है। इसके भी 4 डिवाइड में लिख देते हैं और साथ में क्या करते हैं इससे इसको काट देते हैं। तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कटेगा, 10 बार ही कट रहा है, दिख ही रहा है साफ। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 10/4 और 10/4 आ गया, दैट मीन्स आपके पास कितना आ गया 2.5। तो 2.5 आपका कितना आया अभी, तो आपका एक की वैल्यू आई है और हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल कितना था 100 था, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करते आपका कितना हो जाएगा 250 और यही आपका आंसर होगा। तो आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन सी, ये राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपका दे रखा है 14 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 11 सेमी किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन के आधार का अर्धव्यास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जो एक बेलन है उसका कुछ आयतन है वो एक घन के आयतन के बराबर है। तो चलो करते हैं। तो 14 सेमी ऊंचाई दैट मीन्स आपका बेलन का आयतन कितना होता है, तो आपको होता है 22/7 यानी πr² होता है वो, ठीक है। तो 22/7 लिख लेता हूँ यहाँ पर आपके πr² ये होता है आपका बेलन का, ठीक है। और ये किसके बराबर है आपका घन के, तो ये a³, ठीक है। तो यहाँ पर πr²h तो 22/7, r का स्क्वायर वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो h की दे रखी है हमको 14 सेमी, ठीक है। अब ये किसके बराबर है 11 × 11 × 11। तो चलो काट लो जो कटता है, 11 से 2 बार कट गया, 7 से ये भी 2 बार कट गया। अब आपका एक काम करो 2 × 2 इधर चला जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है, r² की वैल्यू दे रखी है 11 × 11 अपॉन में 2 × 2, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/2 दैट मीन्स 5.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। बहुत ईजी है, मैं कह रहा हूँ एडवांस में जितनी मेहनत आप लोग ये बेसिक मैथ्स में करते हो उतनी अगर एडवांस में कर लो, उससे कम भी कर लो तो भी आपके आंसर निकल जाएंगे, बस थोड़े बहुत आपको फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन है आपका, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 40 रुपये कम दाम में बेचा जाता तब 10% की हानि होती, ठीक है। तो इस मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, दैट मीन्स मान लो CP पहले इसका 100 था, 10% लाभ पर बेचा तो इसका SP कितना हो गया, इसका 110 हो गया। अभी कह रहा है यदि इसे 40 रुपये कम दाम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। मान लो अगर इसका SP 90 होता, 10% की हानि यहीं पर हो रही है, तो SP अगर इसका 90 होता तो इसमें 40 रुपये कम दाम में बेचता है, तो यानी कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया 40 का। और एक्चुअल में परसेंटेज के हिसाब से कितना डिफरेंस है 20% का डिफरेंस है, 90 110 में से 90, तो 20% अगर 40 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 20% 40 के बराबर, तो 1% 2 के बराबर हो जाएगा। तो 1% 2 के बराबर हो गया, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा आपका 200 के बराबर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद में किसी वृत्त का एक व्यास AB है, बिंदु P वृत्त पर स्थित है, अगर एंगल PAB = 40 डिग्री है तो PBA का मान ज्ञात होगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं पहले तो एक ये आपका वृत्त है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये आपका वृत्त है, तो ये आपका वृत्त है। तो अब इस पर ये दे रखा है कि AB है, AB एक व्यास है, तो मान लो AB एक व्यास बना लेते हैं हम लोग, तो ये AB है, ठीक है। तो AB एक व्यास है। अब ये कह रहा है वृत्त पर एक P होगा बिंदु, मान लो P यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है PAB 40 डिग्री है, दैट मीन्स ये आपका कितना है 40 है, ये आपका 40 है। तो PBA मतलब PBA पूछ रहा है, तो ये वाला कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी आपके व्यास से वृत्त के किसी भी पॉइंट पर मतलब वृत्त की परिधि पर कहीं भी अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर वहाँ पर ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मान लो यहाँ पर भी बनाऊँगा ना तो भी ये 90 होगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ भी बनाऊँगा तो भी ये 90 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी बनाऊँगा तो भी 90 होगा, ठीक है। हमेशा 90 ही होगा। अगर व्यास से मैं परिधि पर कहीं भी कोई एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो वह 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है परिधि पे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि PBA की वैल्यू क्या दे रखी, तो यहाँ पर एक बताओ, एंगल A की हमको वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, ठीक है। एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90 आ गई, तो बचा कितना 180 माइनस कर दो, तो 180 माइनस 90 + 40 कितना हो गया 130, दैट मीन्स बचा कितना 50 डिग्री। आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है, उसकी 11वीं पारी, ये 11वीं पारी होगा, तो उसकी 11वीं पारी को कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत में 2 की वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। तो 10 पारी में कितने बनाए उसने 50 के औसत से बनाया, ठीक है। अब 11वीं पारी में वो कितने बना रहा है 2 की वृद्धि करना चाह रहा है, दैट मीन्स 52 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर कितने का 1 का डिफरेंस है। क्या बताया था मैंने आपको, सिंपली मैंने आपको ये परसेंटेज बताया था
तो मैंने एवरेज वाला बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देना। हम क्या करते हैं, एक साइड से पकड़ लेते हैं, तो 1 × 52 यानी कि 52 प्लस 2 × 10 दैट मीन्स 20, जोड़ लो तो आपको कितना आ गया 72। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में 13th क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका √5 √5 √5 का मान बताना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो जो भी अंदर वैल्यू दे रखी हो ना वही आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है ये तो चलो मैंने आपको बता दी, ये आपका राइट आंसर। अब ये कैसे होता है तो एक बात ये भी बता देता हूँ, चलो। तो देखो अब क्या होता है, देखो मान लो हम इसको, ये जो आपकी वैल्यू दे रखी है √5, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं x। अगर हमने इसको x मान लिया, पूरे का x मान लिया, ये इन्फाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, इन्फाइनाइट तक जा रही है, तो x मान लिया इसको हमने। तो अब क्या करते हैं, देखो x हमने इसको मान लिया, तो अब क्या करते हैं, इसका आपको पता होगा कि अगर मान लो यहाँ पर किसी वैल्यू पर अंडर रूट दे रखा है और यहाँ पर ये है, तो अगर हम इसका अंडर रूट उड़ाते हैं तो ये इधर जाके कितना हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट उड़ के इधर स्क्वायर चला जाता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू का ये जो आपको अंडर रूट दे रखा है ऊपर वाला, ये वाला अंडर रूट, तो इसको उड़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको उड़ाते ही यहाँ पर x² हो जाएगा, ठीक है। अब x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, क्योंकि इसका अंडर रूट हमने उड़ा दिया, फिर 5, फिर ये इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, चूँकि ये वैल्यू पूरी इन्फाइनाइट तक है तो हम इसमें से कितने भी 5 बाहर निकाल लें, इसकी जो अंदर वाले की है, मतलब इसको अगर हम अंदर रखें तो इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने x ही मानी थी ना। तो एक काम करो, अब यहाँ पर x² है, ये आपका 5 है और इसकी x वैल्यू मानी थी तो x से रख दो। तो अब क्या कर सकते हो, x से आप इसका स्क्वायर उड़ा दो, तो x बराबर क्या बचा आपके पास, x बराबर आपके पास बचा 5। तो आपका आंसर 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज़ आपको दे रखी है आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, विष्णु एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी की उसके वस्तु का क्रय की थी, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब ये कहना ये चाह रहा है, मान लो आपकी कोई वस्तु 100 रुपये की है, मतलब वो किसी को मान लो 200 रुपये में बेच रहा है, तो उसमें 100 रुपये की हानि हो रही है, 100 रुपये का इसका क्रय मूल्य था, तो उतने प्रतिशत की हानि हो रही है जितने प्रतिशत का उसका क्रय मूल्य था, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो SP आपका, तो SP का फॉर्मूला क्या होता है, तो SP का फॉर्मूला होता है आपका SP इजिकल टू क्या होता है आपका CP इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन में 100, यही होता है, ठीक है ना। तो SP की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 21 दे रखी है, तो 21 लिख दो। CP की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। और 100 तो अभी रखते हैं ये पे। उसके बाद में 100 की जगह 100 माइनस लॉस के, आपको पता था कितना था, x ही मान लो, क्योंकि जितना क्रय मूल्य उसी के बराबर है, तो यहाँ पर 100 रह जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 21 में, तो 2100 हो जाएगा। इधर यहाँ पर 100x माइनस का x², ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर आपकी द्विघाती समीकरण आ गई है, तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, तो x माइनस का 2100 प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो अब इसको क्या करो, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 2100 आएगा और प्लस करने पे 100 आएगा, तो वो आपका क्या होता है, तो आपको होता है 70x और माइनस का 30x। अगर हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 7 2100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2100 आ गया। तो वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, या तो 70 या फिर 30। कहाँ पर दे रखी है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो, ठीक है। तो अब आपको दे रखा है यहाँ पर, मान लो खपत में चाय की खपत थी पहले, मूल्य था 100 रुपये, तो 120 हो गया। तो खपत का रेशो, अब इसका रेशो निकाल लो पहले तो यहाँ पर 5 6 हो गया। ये आपका क्या का हो गया, प्राइस का। तो आपको पता है प्राइस का जो रेशियो होता है वही आपका क्वांटिटी का रेशियो उसका उल्टा होता है। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 और 5, ठीक है। तभी कह रहा है चाय के व्यय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, मतलब उस चाय का खपत में। तो आपको पता है पहले 5 से 6 था, तो अब कितना 6 से 5 हो गया, यानी कि 6 में कितनी कमी कर दो, 1 की 100 कर दो। इसके आंसर क्या होता है आपका 16 से 2/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात है। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेमी है तब 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर आपको सिंपली दे रखा है कि जो भी आपकी रेडियस का स्क्वायर होगा वो आपका क्षेत्रफल का, यानी πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसके अनुपातिक होगा। तो यहाँ पर आपको क्या रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 300 है, यानी कि मान लो 10 का स्क्वायर मान लो, इसका कितना है 300 है।
तो जो 12 वाले का कितना होगा, तो यहाँ पर हम इसका अनुपातिक निकालेंगे तो ये नीचे जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 300/10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। और 12 सेमी वाले का निकालना है तो इसको 12 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास निकल के आ जाएगा 43,432 वर्ग सेमी। ठीक है, सॉल्व कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, फिर 144 से इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 92 रुपये है। फैक्ट्री में कुल 300 पुरुष और 200 महिला कर्मचारी हैं। प्रत्येक महिला कर्मचारी को पुरुष से 20 रुपये कम मजदूरी मिलती है। तो एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो, मेरे को देखते ही लग रहा है कि मैं इसमें एलिगेशन यूज़ कर सकता हूँ। अब कैसे कर सकता हूँ तो वो देखना भाई। तो यहाँ आपको औसत दे रखी है, तो औसत आप लोग पता है बीच में लिखते हैं, बीच में लिख दो। अब महिला और पुरुष, तो पुरुष का रेशियो कितना होता है यहाँ पर 300 और 200 दे रखा है। दैट मीन्स पुरुष का रेशियो आप मान लो 3 हो गया, महिला का 2 हो गया, क्योंकि 300 और 200 में से रेशियो आ गया। ऊपर लिख लो मेल और फीमेल। ठीक है, अभी हमको पता नहीं कितना है, लेकिन हमको एक चीज़ पता है, हमें एक चीज़ क्या पता है कि जो भी पुरुष की उससे 20 कम है, तो पुरुष की है मान लो x है, तो महिला कितनी हो जाएगी x - 20। तो अब हमें पता है कि हम जब भी इस टाइप के एलिगेशन निकालते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू मतलब इसको तो माइनस करते हैं और इसको जोड़ देते हैं और जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। तो x और x - 20 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 20 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में 3 + 2 को जोड़ेंगे तो 5, और हमें 3 की इधर की वैल्यू निकालनी तो इंटू 3 कर दो, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पर 4 तिया 12, यानी कि इधर तो आपका कितना आ गया 12। ठीक है, और इसको 20/5 इंटू 2 इसको करेंगे तो 5 चौके 20, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये रेशियो की वैल्यू आ गई आपके पास, 3 रेशियो की वैल्यू 12 आ गई, 2 रेशियो की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर 12 आ गई। तो अब यहाँ पर x - 20 की वैल्यू 92 कब होगी, या फिर एक काम करो x - 92, आपको पता है कि x जो है वो बड़ी वैल्यू होगा, क्योंकि x - 20 तो 92 से छोटा होगा। ठीक है, क्यों छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि m जो भी बड़ी वैल्यू होती है ना उसका माइनस इससे कर देते हैं, सॉरी, तो इसका माइनस इससे कर देते हैं, फिर इससे इसका माइनस करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये अगर आपकी x है और ये छोटी वैल्यू है तो डेफिनेटली 92 से ये जो f की वैल्यू होगी वो घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की कुछ वैल्यू होगी। मान लो आपको अभी नहीं पता x की क्या वैल्यू है, तो आपको एक चीज़ तो पता है x - 92 है, और वही आपका 8 आ रहा है। ठीक है, ये जो 8 आ रहा है वो x - 92 की वैल्यू आ रही है। तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 92 को इधर ले जाओ, तो 92 + 8 आपका 100 हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी 100 आ गई, तो यानी कि मेल की वैल्यू आपकी x थी, तो यानी कि मेल को मजदूरी कितनी मिल रही है 100 रुपीज़। और यही आपसे पूछा है। अगर फीमेल की पूछते हैं तो आपको पता है 100 - 20 कर देते आप, तो 80 हो जाती फीमेल की है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी, यही मेल की मजदूरी है। ठीक है, अब ये एक सम षटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेमी है, षटभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो अब देखो सम षटभुज है, दैट मीन्स मतलब सेम ही होंगे उसमें, मतलब सारी की सारी भुजाएं सेम ही होंगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हो आप, देखो आपको पता है कि षटभुज का तो आपको फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, नहीं पता होगा, ठीक है, आई एम श्योर नहीं पता होगा। तो यहाँ पर आप लोग एक काम करो, आपको पता है जब आप षटभुज बनाते हो सम वाला, तो यहाँ पर आपका इसी टाइप का बनता है। ठीक है, ये आपका सम षटभुज बन गया। अब इसकी चूंकि भुजाएं सारी बराबर हैं, तो ये एक होगी, ये भी एक होगी, एक होगी, और ये भी एक, 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 ये भी एक। ठीक है, मतलब सारी भुजाएं इसकी एक है, तो एक 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 है। तो आपको मालूम है इसका तो आपको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज़ तो पता है कि इसमें आपके 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो यानी कि एक मैं बताता हूँ आपको, रुको। तो ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बन गया, ये आपका दूसरा बन गया, ये आपका तीसरा बन गया, ये आपका चौथा बन गया, ये आपका पांचवा बन गया, और ये आपका छठा बन गया। ठीक है, तो 6 समबाहु त्रिभुज बन गया आपके। तो यानी कि अगर आप 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लोगे तो आपका इसका एरिया निकल जाएगा। तो 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है आपका, तो वो होता है आपका √3/4 का a², यही होता है ना। तो ये तो आपके एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर 6 समबाहु त्रिभुज है तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करते ही अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 दे रखी है, तो 6 × √3/4 इंटू 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आपका 2 से 2 बार और ये 2 से 3 बार। आंसर क्या निकल गया आपका 3√3/2। ठीक है, और यही आपका सेमी स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान की दिशा में 4.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, तो वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। ठीक है, तो अब यार ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताता हूँ। ये थोड़ा आप लोगों ने अगर एवरेज स्पीड का अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो वही टाइप का क्वेश्चन है। मान लो आप कहीं पर जाते हो, ठीक है, तो मान लो आप कहीं ए स्पीड से जाते हो और वहाँ से आप बी स्पीड में आते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपने आधी स्पीड तो ए से तय करी और आधी स्पीड बी से तय करी। तो इसका आपको जब एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो आप कैसे निकालते हो, तो आप ऐसे निकालते होंगे 2 × AB अपॉन A + B। ठीक है, ये आपकी एवरेज स्पीड निकल जाती है इससे। और अगर आपको डिस्टेंस पता करनी है तो मान लो अगर मेरी एवरेज स्पीड है, मान लो एवरेज स्पीड मेरी 20 किलोमीटर पर घंटा है, अगर मैं उसमें 5 घंटे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उससे मेरी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कि मैंने टोटल 100 घंटे यानी कि 100 किलोमीटर दूरी तय करी, क्योंकि 20 किलोमीटर पर घंटे से 5 घंटे में 100 किलोमीटर तय करूँगा। तो अब इस वाले क्वेश्चन में आपको यही कुछ दे रखा है, लेकिन आपको इतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूँ। तो देखो व्यक्ति जा रहा है 4.5 किलोमीटर ढलान के, यानी कि ऊपर की साइड, नीचे की साइड वो आ रहा होगा, ठीक है, तो यानी कि 4.5, ठीक है, इनटू, अब देखना 3 किलोमीटर नीचे ऊपर जाने के लिए तो 3 ही कर दो, ठीक है। ये नीचे आने की स्पीड है, ये ऊपर जाने की स्पीड है। अब यहाँ पर आपको पता है 4.5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 + 3 कर दो, ये कितना हो गया आपका 7.5। अब आपको वो 5 घंटे और दे रहा है, दैट मीन्स 5 घंटे में आता जाता, 5 घंटे में प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना आपकी, यहाँ पर आपसे सिर्फ एक मतलब पहाड़ी पर ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड दोनों साइड की नहीं निकालनी, आपको 2 × AB नहीं करना। अगर आप लोग 2 × AB कर दोगे ना तो ये आने और जाने दोनों वाली डिस्टेंस को मतलब मेजर कर लेगा ये। अगर आप लोगों ने यहाँ पर 2 × AB कर दिया तो आपको 2 × AB नहीं करना, आपको खाली AB रखना है, ठीक है। 2 × AB तो आपका जब होता है जब आप कहीं पर जा रहे हो और फिर वहाँ से आ रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों स्पीड को मेजर कर लेता है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि पहाड़ी के ऊपर जाकर अपने प्रारंभिक स्थान में 5 घंटे में आता है, पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा हुआ, तो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा हुआ, तो चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 4.5 × 3 कितना होता है, या तो एक काम करो आप लोग 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, बाद में हम काट कोट डालेंगे। तो यहाँ पर 4.5 × 3, तो यहाँ पर देखो काट लेते हैं किससे क्या क्या कट रहा है। तो यहाँ पर नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 × 10, तो 10 हो गया, तो 4.5 × 3 को इसको अलग रख लो, ठीक है, और यहाँ पर नीचे 7.5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 × 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ इसको 15 से काट लेते हैं, तो 15 से पॉइंट, पहले पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ये 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, ठीक है। 5 से ये 2 बार गया तो आपका 3 से 3 बार, और 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ ऊपर आपके 18 आ गया, ठीक है। अब ये 18 कब आया आपका, जब आपने जाने और आने की दोनों की डिस्टेंस निकाली होगी, ठीक है। लेकिन आपको तो एक चीज़ पता है कि वो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, यानी कि वो एक ही साइड का रास्ता पूछ रहा है आपसे, मतलब वो आपसे दोनों साइड पूछ ही नहीं रहा। तो 18/2 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 9, यानी कि 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन डी, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन इतना समझ में नहीं आया ना तो आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो आपका अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता है sin² 30 + 2 cos 45 और +3 sin³ 90। तो sin² 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस 2 cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 2 × 1/√2 कर लेना, ठीक है, प्लस का 3 sin³ 90, तो क्यूब 90 की साइन की 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्यूब 90 की भी 1 ही रहेगी, तो यहाँ पर 3 × ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी वैल्यू कर लेते हैं, तो 1/4 प्लस 2 × √2, तो 2 × √2 प्लस का 3, तो अब यहाँ पर √2 से ये √2 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ऊपर क्या बचा, तो आपके पास बचा ऊपर 1/4 प्लस 3 प्लस √2, ठीक है, कर लो सॉल्व। तो यहाँ पर 4 से 1 लिखा रहेगा, 4 × 12 टाइम, प्लस यहाँ पर 4√2 टाइम, ठीक है, और नीचे आपका 4 ही रहेगा, जोड़ लेते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा 13 + 4√2 अपॉन में 4, तो 4√2 अपॉन में 4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 3 तथा अगले 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। तो 3 है, अब 3 के बाद अगला 2 विभाज्य कौन सा आता है, 3 के बाद 5 आता है और 7 आता है, ठीक है। तो अब इन तीनों से विभाज्य,
तो 3 5 7 से, तो इनका वो एलसीएम निकालो सीधे सीधे, तो 7 5, 7 और 5 का तो 35 हो जाएगा, और 35 दिया 105, 35 7 105, तो 105 कौन सा में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है यार। इसके बाद में आपका दे रखा है अगला 22 दे रखा है आपका 15/20, 48/60, 21/28 और 75/100 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। चलो, तो 15/20, तो आपको अगर इस तरीके से निकालना नहीं आता मैं आपको बताता हूँ। आपके देखो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, मैं आपको पहले तो वैल्यू लिख देता हूँ। तो 15/20, 48 टाइम 60, 21 टाइम 28 और 75/100। ठीक है, अब देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा और आपको समझ में नहीं आ रहा को कैसे शुरू करना है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, मतलब अंश और हर का, ठीक है, तो इन दोनों का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो आपका जो डिफरेंस होता है, तो इनको आपको नीचे लिख देना है। तो जैसे 15/20 का डिफरेंस कितना हो गया, 20 में से 15 गया तो 5, तो आपको क्या करना है, 15/5 लिख दो। ठीक है, 48 और 60 का डिफरेंस कितना है, 12 है, तो 48/12 लिख दो। ठीक है, 21 और 28 का डिफरेंस कितना है, 7 है, तो 21/7 लिख दो। 75 और 100 का डिफरेंस कितना है, 25 होता है, तो 75/25 लिख दो। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड कर दो, तो 5 से कितनी बार गया, 3 बार, 12 से कितनी बार, 12 24 12 36 12 48 बार, 7 से कितनी बार गया, 3 बार, 25 से कितनी बार गया, 3 बार। तो ठीक है, सिंपली आपका आंसर आ गया 15/20 फर्स्ट नंबर पे, मतलब ये तीनों तो बराबर ही हैं। उसके बाद में 21 टाइम 28 ये भी, उसके बाद में 75/100, उसके बाद में आपका कौन सा बचा, 48 टाइम 60। ठीक है, तो इस टाइप का आपका कुछ आंसर आएगा। ठीक है, मतलब इसमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी आपकी, लेकिन इसी टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इजीली कर सकते हो जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी आपके अगर पॉइंट्स में वैल्यू इधर उधर आती हैं तो आई थिंक कुछ चेंज होगा, बाकी इतना कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद में 23 दे रखा है आपको, 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी 98, 99, 99 तो नहीं होती, तो 97 होती है आपकी। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 हो गई। 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की 9 के बाद 11 होती है। जी हाँ, 11 होती है, तो कितना डिफरेंस आ गया, 86 का है, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, इसका 24 दे रखा आपको, 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 235 इंटू 235 इंटू 235। इसके बाद में 885 का स्क्वायर प्लस 235 का स्क्वायर माइनस 885 इंटू 235। तो देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको, मुझे नहीं पता, आपको पता नहीं पता, ये सिंपल आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हों, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए a³ प्लस b³। ठीक है, और नीचे आपको दे रखा a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, ये चीज़ सिंपल से दिखती है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ही होता है एक्चुअली में। तो ये फार्मूला आपका जब होता है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यही फार्मूला दिखना चाहिए। तो a³ प्लस b³ और नीचे आपका a³ प्लस b³ का खुल रहा है। ठीक है, तो a³ प्लस b³ वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी होती है a प्लस b, उसके बाद में a² प्लस b² माइनस ab, और नीचे भी आपका यही दे रखा है a² प्लस b² माइनस ab। तो इससे ये कट जाएगा, तो आपके बचा क्या, a प्लस बी क्या है, a की वैल्यू आपके पास 885, b की वैल्यू क्या है आपके पास 235। दोनों को जोड़ लो, तो दोनों का आप लोग जैसे ही जोड़ोगे तो 5 और 5 10, हाथ से लगी 1, 8 और 4 12 की 2, हाथ से लगी 1, और 8 3 11, तो 11 20। तो 11 20 कौन सा आपका, ऑप्शन सी, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका, 29 से बड़ी 2 संख्याओं का HCF 29 तथा LCM 4147 है, इन संख्याओं का योग होगा। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है कि अभी आपको वैल्यू दे नहीं रखे, लेकिन 29 से बड़ी होगी, तो एक काम करो, इसको आप मान लो ए और बी मान लो। तो आपको एक चीज़ तो पता है ना कि जो भी ए इंटू बी होता है, मतलब इन दोनों भुजाओं का LCM होता है। तो हम मान लो HCF जो होता है दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई होता है, तो मान लो 29A इंटू 29B जो होगा आपका, वो आपका किसके बराबर होगा, 29 इंटू 4147 का, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपने फार्मूला सुना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 29 टू ए बी, तो एक 29 से 29 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, a इंटू बी इजिकल टू 4147 अपॉन में 29। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कट जाएगा कितने टाइम, तो ये 1 टाइम गया, 4 टाइम 143 टाइम। ठीक है, तो a इंटू बी आपका 143 टाइम चला गया। ठीक है, अब a इंटू बी 143 टाइम गया, तो अब आपको पता है कि a इंटू बी कौन सी संख्या हो सकती है, तो आपको मैं बता देता हूँ। a इंटू बी आपकी हो जाएगी
11 इंटू 13, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी 11 हो सकती, कोई भी 13 हो सकती, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको 11 और 13 आ गई, दैट मीन्स आपका ए इंटू बी का रेशियो 11 टू 13 आ गया। तो 29 से 11 को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 29 से 13 को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे तो 9 से 9, 9 2 11 हाथ चलेगी 1 2 और 1 3, 319 तो 1 आ जाएगा। और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 319 में 58 और जोड़ दो, तो 319 एक बार और प्लस 58 और जोड़ दो, तो 3 3 6, 6 और 19 दूनी 38, यानी कि 638 प्लस 58, तो यानी कि जो आपकी यूनिट डिजिट 6 होगी, तो कर ही लेते हैं चलो। तो 8 16 हाथ से लगी 1 5 4 9 और ये 6, दैट मीन्स 696 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।